नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों को नमन प्रणाम, खम्मा गणी, राम राम साहब। पीसी सांचौरी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम चौहान वंश पढ़ रहे थे। चौहान वंश में हमने वासुदेव चौहान 551 ईस्वी से चौहान वंश के प्रारंभिक राजा, चौहान वंश के संस्थापक राजा के रूप में हमने स्टार्टिंग प्रारंभिक की थी। फिर हमने अजमेर के संस्थापक शाकंभरी, अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक अजयराज के बारे में पढ़ा, उनके पुत्र अन्नाजी अन्नोराज के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद में हमने अन्नोराज अन्नाजी के बाद में हमने अन्नोराज जी के बेटे बीसल देव के बारे में पढ़ा, बीसल देव के बेटे अपरागंगे के बारे में पढ़ा। फिर पृथ्वीराज द्वितीय आया, सोमेश्वर आया, और अब आज हमारे सामने जो शासक है वो हिंदुस्तान का अंतिम हिंदू सम्राट और महाभारत के अर्जुन से ज्यादा एक तीरंदाज था, एक बाणाग्र से बाण का वार करने वाला, जो केवल एक शब्द की आवाज पे करता था, शब्द भेदी बाण जानता था। अर्जुन को भी बाण चलाने में मात देने वाला व्यक्ति था, और जिसे इतिहास अलग अलग नामों से जानती है। इतिहास उसे कहता है कि वो दल पुंगल था। इतिहास उसे क्या कहती है कि वो दल पुंगल था। दल पुंगल यानी विश्व विजेता, विश्व विजेता। वो दल पुंगल था, वो विश्व विजेता था। वो राय पितौरा था। इतिहास कहता है कि वो राय पितौरा था, वो राय पितौरा था, यानी युद्ध में पीठ न दिखाने वाला सम्राट, न दिखाने वाला, युद्ध में पीठ न दिखाने वाला। दल पुंगल विश्व विजेता था वो, राय पितौरा युद्ध में पीठ न दिखाने वाला, शब्द भेदी बाण, शब्द भेदी बाण चलाने वाला, शब्द भेदी बाण चलाने वाला अंतिम हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट, अंतिम हिंदू सम्राट। और ऐसा सम्राट कहते हैं कि जब राजमहलों में, रजवाड़ों में, जब उस राजकुमार की, जब उसके पिता सोमेश्वर राजा थे और उस राजा के समय एक राजकुमार की जो चित्रकार होते थे, वो चित्रकार विभिन्न चित्र बना करके और पोर्ट्रेट बना करके विभिन्न राजवाड़ों में बेचने जाते थे। तो कहते हैं कि राजकुमारियां उस राजकुमार के चित्र को हाथों हाथ खरीद करके अपने महलों की दीवारों की शोभा बढ़ाती थी। चाहे वो गैड़वाल नरेश जयचंद की पुत्री शिवंगीता हो, और चाहे धारावर्ष की परमार राजा आबू के परमार राजाओं की पुत्री अच्छन कुमारी इच्छिनी हो। इन दोनों ने ऐसे राजा की पोर्ट्रेट अपने दीवारों पर लगा रखी थी, और उनके चाहने की एक हद नहीं थी। वो उस सम्राट के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो सोमेश्वर चौहान का बेटा और कर्पूरी देवी का बेटा पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसे अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को दल पुंगल कहा जाता था, विश्व विजेता कहा जाता था, राय पितौरा कहा जाता था, युद्ध में पीठ न दिखाने वाला कहा जाता था, शब्द भेदी बाण का ज्ञाता था। अर्जुन को केवल आंख दिखती थी, अर्जुन को तो मछली की आंख दिखती थी, और ये बिना देखे ही केवल आवाज के बल पे चारों ओर से कहीं से आवाज आए और उनका सटीक निशाना उसी स्थान पे जाके लगता था। पुष्कर झील में जब डब डब की आवाज आई और राजा दशरथ ने, भगवान राम के पिताश्री दशरथ ने केवल शब्द भेदी बाण के आधार पर यह समझ लिया था कि कोई जंगली जानवर पानी पी रहा है, और उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाया रात के अंधेरे में, और वो जाकर के श्रवण के लगा, और श्रवण वहीं प्राण फकीर उड़ गए। तो इतिहास में खूब सारे ऐसे उदाहरण शब्द भेदी बाण के मिलते हैं। उनमें से एक शब्द भेदी बाण के आज तक के सटीक निशाने लगाने वाला व्यक्तित्व है पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिन्हें अंतिम, ये सोमेश्वर के पुत्र थे, और इनकी माता का नाम क्या था? कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी इनकी माता का नाम था। कर्पूरी देवी अंतिम हिंदू
अंतिम हिंदू सम्राट की माता थी, इसलिए इसे हिंदू शासिका कहा जाता है। जब सोमेश्वर की मृत्यु यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पिता सोमेश्वर की मृत्यु हो गई 1177 में, तो एक साल तक चौहान साम्राज्य की शाकंभरी अजमेर के चौहानों की बागडोर कर्पूरी देवी के हाथों में रही थी। और कर्पूरी देवी ने बड़े कुशलता से, जिस प्रकार शिवाजी की मां जीजाबाई ने अपने बेटे के अंदर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, समर्पण, त्याग, बलिदान, साहस, शूरता, वीरता आदि गुण भरे, स्वामी भक्ति के गुण भरे, मातृभूमि पर प्रेम करने के, मर मिटने के गुण भरे, ऐसे ही कर्पूरी देवी ने अपने बेटे की सोमेश्वर की मृत्यु के बाद अपने बेटे की जो शिक्षा और दीक्षा दी, उनमें ये गुण उन्होंने कूट कूट के भरे थे। तो ये इतिहास के अंदर जीजाबाई की भांति थी कर्पूरी देवी। और एक साल तक बागडोर इसके हाथ में रही थी। जिस प्रकार मुगल काल में अकबर की धाय मां के हाथों में 4 साल बागडोर रही थी और उस समय वो शासन पेटीकोट शासन कहलाया था, इसी प्रकार चौहानों के अंदर 1 साल तक पेटीकोट शासन रहा था। सोमेश्वर की मृत्यु हो गई थी और पृथ्वीराज तृतीय उस समय बालक था, केवल 10 साल का था। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1167 अनिल पाटन में हुआ था और 1170 में उसके पिता श्री संसार छोड़ करके चले गए, तो वो 10 साल का मुश्किल से था। तो 10-11 साल का था और वो उन्होंने बागडोर अपने हाथ में ली, लेकिन वो कच्चा था, वो बालक था, अभी तक वो दुनियादारी नहीं समझ पाता था। इसलिए कर्पूरी देवी ने 1 साल तक चौहान शाकंभरी अजमेर चौहान साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में रखी। इसलिए इतिहास के अंदर यह चौहानों का एक पेटीकोट शासन कहा जा सकता है। अब आगे देखिए कर्पूरी देवी ने किस आधार पे उनकी मदद की। हम इसको पृथ्वीराज चौहान के तृतीय के काल को विभिन्न भागों में बांट करके पढ़ेंगे। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में मैंने पढ़ा, उससे पहले मेरे हाथ में एक पुस्तक लगी और मेरे पुराने खजाने में एक पुस्तक लगी, जो मैं आपको बताता हूं। आपको भी उस पुस्तक का सहारा लेना चाहिए यदि आपके पास है तो। देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो पुस्तक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, और ये प्रारंभ से राजस्थान के पुनर्गठन तक की कक्षा 12 की पुस्तक है और राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय विद्यालय में निःशुल्क वितरण हेतु है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर, ये 2010 की है। ये जो पुस्तक है वो 2010 की है, इसका संस्करण 2010 दे रखा है। तो इस प्रकार इसका संस्करण 2010 है और यदि ये देख लो 2010 है। यदि आपके पास ये पुस्तक है तो आज तक के राजस्थान के इतिहास के सर्वाधिक क्वेश्चन इसी पुस्तक से पूछे गए हैं। वासुदेव चौहान के बारे में 551, उसके संस्थापक के बारे में एक आरएस मेंस में मुख्य परीक्षा में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, वो पहले शुरुआत में कहीं नहीं मिलता था, इस पुस्तक के प्रारंभिक पृष्ठों में दे रखा है। तो इस प्रकार हम इस पुस्तक का सहारा आपको भी लेना है। तो आइए हम पृथ्वीराज चौहान के तृतीय, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, उसके इतिहास को हम कितने भागों में बांटे कि ताकि पढ़ने में आसानी हो। देखो, हम इसे इसके प्रारंभिक जीवन किसका इतिहास है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का प्रारंभिक जीवन। ये जादूगर की सरकार है और जादूगर जितने जिले मांगे उससे ज्यादा जिले दे दिए। अभी और भी जिले जादूगर दे सकता है। इसने संभाग 3 बना दिए, खूब सारी योजनाएं लागू कर दी, 1 लाख भर्तियों की घोषणा कर चुका है। ये जादूगर की सरकार आने वाले दिनों के अंदर जब वापस विधानसभा का सत्र लगेगा, तब जो भर्तियों की घोषणा कर रखी है उनका क्लासिफिकेशन करेगा, वर्गीकरण करेगा और प्रस्तुत करेगा। तो आपसे ये निवेदन है कि जादूगर अपना जादू दिखाएं, उससे पहले आप अपना आधारभूत तैयार कर लो। जीके की संरचनात्मक जो ढांचा है उसको सीख लो। जीके की जो बेस लाइन है उससे प्रारंभ करो और अपनी भर्तियों के लिए तैयार हो जाओ। आग लगने पर कुआं खोदने की दिमाग में मत रखो। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, तो कुछ करना है और मेहनत के बल पे, मेहनत की चाबी से, परिश्रम की चाबी से अपने भाग्य का दरवाजा खोलना है। इतनी मेहनत करिए कि आपने की भी होगी कि सफलता आपके इधर उधर कहीं आपके नजदीक ही है, बस केवल आपके दरवाजा खोल करके उसे
अंदर लेने की जरूरत है। और दरवाजा है वो परिश्रम की चाबी से खोलना है, और परिश्रम की चाबी ही भाग्य की जननी है, भाग्य की मां कहलाती है परिश्रम की चाबी। तो जब राजस्थान सरकार विभिन्न भर्तियों का क्लासिफिकेशन करके भर्तियां जारी करें और हम बाजारों में गाइड लेने के लिए घूमें, गाइड खरीदने के लिए घूमें और इधर उधर गाइड के बारे में पूछें, इससे पहले आइए हम अपना नोट्स बनाते हैं, किताबें लेकर के, पुस्तक लेकर के। यदि आपका टारगेट ईओ है, आरओ है, तो हमारा करंट जीके का भी आ रहा है। यदि आपका टारगेट बीएसटीसी है, पीटीएटी है, तो भी हम एक श्रृंखला शाम के जो हमारा 6 बजे का टाइम है, हम 5 से 6 बजे के मध्य आप हमारा प्रीमियर देखते रहिए। उसमें आपको निश्चित आपका हमारा टारगेट बल हमारा एपिसोड आपको वीडियो मिलेगा और राजस्थान के इतिहास पे मिलेगा। सुबह 7 बजे हमारा रीजनिंग का बीएसटीसी और पीटीईटी एलडीसी वालों के लिए आता है। दिन को हमारा 1 बजे वर्तमान में राजस्थान करंट चल रहा है, ईओ और आरओ को टारगेट करके, और उसमें राजस्थान के व्यक्तित्व, चर्चित व्यक्तित्व चल रहे हैं। और ये शाम को जो 5 बजे आएगा उसमें हमारा राजस्थान का इतिहास रहेगा। आगे हम आगामी आपको बताते रहेंगे कि किस प्रकार आपको देंगे। देखो, प्रारंभिक जीवन, पृथ्वीराज चौहान का प्रारंभिक जीवन, फिर हम पढ़ेंगे प्रारंभिक जीवन के बाद में प्रारंभिक कठिनाइयां, प्रारंभिक कठिनाइयां यानी उनके जीवन में कौन कौन सी प्रारंभिक कठिनाइयां आई, प्रारंभिक कठिनाइयां। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि पृथ्वीराज के इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या है, इतिहास को जानने के स्रोत क्या क्या है, जानने के स्रोत क्या क्या है। फिर पृथ्वीराज के इतिहास को जानने के स्रोत यानी पृथ्वीराज का इतिहास हम किन किन साहित्यों से मिलता है, किन किन अभिलेखों से मिलता है, किन किन ताम्रपत्रों से मिलता है, किन किन सिक्कों से मिलता है और कहां कहां मिला है, उसके बारे में हम संक्षिप्त जानकारी पढ़ेंगे इतिहास के जानने के। और फिर अपन पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान की राजनीतिक उपलब्धियां क्या है, पृथ्वीराज चौहान की राजनीतिक उपलब्धियां यानी इन्होंने कौन सा युद्ध जीता, कौन सा हारा, उनकी राजनीतिक उपलब्धियां। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इनके साहित्य के बारे में, इनके साहित्य के बारे में, इनके धार्मिक गुण के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे साहित्य धार्मिक गुण के अलावा हम इनके लेखकों के बारे में पढ़ेंगे कि ये अपने आश्रयदाता होने के कारण कितना प्रसिद्ध रहा है। तो इस प्रकार हम इनकी विभिन्न एक एक का टॉपिक लेकर के पढ़ेंगे। आइए, अभी हमारा है प्रारंभिक जीवन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का प्रारंभिक जीवन। बिल्कुल एकदम संक्षिप्त पढ़ेंगे, आपको किसी भी प्रकार से बोर नहीं होने देंगे और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पृथ्वीराज चौहान तृतीय का प्रारंभिक जीवन। आइए थोड़ा पीछे चलते हैं, इतिहास के झरोखे में चौहान साम्राज्य के पीछे चलते हैं कि चौहानों ने क्या क्या ऐसे कारनामे किए जिसके कारण इनका जो पद सोपान है वो आगे पीछे होता रहा और उत्तराधिकारी चेंज होते रहे। देखो, हम वासुदेव से न पढ़ करके हम पढ़ेंगे अजयराज से, थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त। अजयराज, अजयराज का बेटा कौन था, हमने पढ़ा आनाजी, आनाजी या अन्नाजी अजयराज का बेटा था। इसे अन्नोराज भी कहते हैं, ध्यान से देखना, इसे क्या कहते हैं, अन्नोराज कहते हैं। अजयराज, अन्नाजी या अन्नोराज। देखो, अन्नोराज के बारे में हम जब पढ़े तो चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज, सिद्धराज जयसिंह की बेटी थी कांचन देवी, कांचन देवी कौन सी थी, कांचन देवी, ये कांचन देवी थी। फिर हमने क्या पढ़ा, कांचन देवी और एक इनकी जो युद्ध राजकुमारी थी सुधवा, इसके 3 पुत्र थे। कौन कौन से थे, देखो, जगदेव, जगदेव जो हमें इतिहास में जग्गादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जग्गादेव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर कौन था, विशलदेव, विशलदेव, विशलदेव। और फिर कौन था, देवदत्त, देवदत्त। थोड़ा ध्यान से देखना, मैंने ये श्रृंखला क्यों बताई, क्योंकि हमने ये बताया कि कांचन देवी का जो बेटा था वो था सोमेश्वर, कांचन देवी का जो बेटा था वो था सोमेश्वर, और योधे राजकुमारी जो सुधवा थी
उनके ये 3 बेटे थे। सुधवा के 3 बेटे थे, जगदेव, बीसलदेव, देवदत्त। अब अन्ना जी की हत्या किसने की? जगदेव ने। इसलिए जगदेव इतिहास के अंदर, जग्गादेव इतिहास के अंदर चौहानों का पितृहंता कहलाता है। चौहान साम्राज्य में प्रथम पितृहंता के रूप में कुख्यात हुआ वो व्यक्ति था जगदेव जग्गादेव। अब जगदेव जग्गादेव को किसी भी हालात में राजा रहने नहीं दिया गया, क्योंकि चौहान सामंतों ने कहा, जागीरदारों ने कहा कि पिता को मारने वाले व्यक्ति को हम मुंह नहीं देखना चाहेंगे और इससे राजगद्दी से हटाया जाए। जगदेव जो है उसे राजगद्दी से हटा दिया। जब जगदेव को राजगद्दी से हटा दिया तो राजा कौन बना? बीसलदेव। राजा बना बीसलदेव। बीसलदेव के 2 बेटे थे। बीसलदेव के एक बेटे का नाम था अपरागंग्य। अपरागंग्य, इसे अपर गंग्य भी कहते हैं, अपरागंग्य। और बीसलदेव का एक दूसरा बेटा था जिस बेटे का नाम था नागार्जुन। नागार्जुन, नागार्जुन। ये कहानी क्यों बता रहा हूं? अभी आपको हमारे सामने एक एक करके आएगा। ये कहानी इसलिए बता रहा हूं। बीसलदेव राजा बना, जग्गादेव को लोगों ने स्वीकार नहीं किया तो बीसलदेव राजा बन गया। बीसलदेव जब राजा बना तो बीसलदेव के 2 राजा थे, 2 बेटे थे। एक का नाम था अपरागंग्य और एक का था नागार्जुन। खूब बेटे होंगे, लेकिन 2 चर्चित रहे, हमारे इतिहास में काम आते हैं, हमारे परीक्षा उपयोगी सामग्री में काम आते हैं, इसलिए हम इन 2 का वर्णन कर रहे हैं। तो अपरागंग्य और नागार्जुन। देखो, बीसलदेव की मृत्यु के बाद में राजा कौन बना? अपरागंग्य राजा बना। जब अपरागंग्य राजा बन गया तब इस अपरागंग्य का यानी बीसलदेव का एक चचेरा भाई था जिसका नाम था पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय, ये इनका चचेरा भाई था। ये सब आपस में भाई थे। कौन? सोमेश्वर भी, ये भी भाई थे। पृथ्वीराज द्वितीय, सोमेश्वर, पृथ्वीराज द्वितीय, जगदेव, बीसलदेव, देवदत्त। और जगदेव ने पिता की हत्या कर दी। ये पृथ्वीराज अन्नोराज के भाई का लड़का था। अन्नोराज के भाई का लड़का था। अब जब बीसलदेव की मृत्यु हो गई उसके बाद में अपरागंग्य राजा बना। अपरागंग्य राजा बना और कुछ साल तक अपरागंग्य राजा रहा, लेकिन उसके चाचा पृथ्वीराज ने इस अपरागंग्य की हत्या कर दी। और अपरागंग्य की हत्या कर दी तो अपरागंग्य के बाद पृथ्वीराज द्वितीय राजा बना। पृथ्वीराज द्वितीय राजा बना। पृथ्वीराज द्वितीय के कोई संतान नहीं थी। बिल्कुल कड़ी से देखना, पृथ्वीराज द्वितीय के कोई संतान नहीं थी। तब पृथ्वीराज द्वितीय निसंतान मर गया। तब पृथ्वीराज द्वितीय का चचेरा भाई और कांचन देवी का पुत्र, अन्ना जी का बेटा, अब वो कड़ी समाप्त हो गई। जगदेव की, बीसलदेव की, देवदत्त की कड़ी समाप्त हो गई। और इस पृथ्वीराज के बाद में राजा कौन बना? सोमेश्वर बना। यहां ले आते हैं इसको, सोमेश्वर इसका यहां राजा बना, सोमेश्वर राजा बना। अब देखो, सोमेश्वर राजा बन गया। यहां पृथ्वीराज द्वितीय के बाद में सोमेश्वर राजा बना। अब जब सोमेश्वर राजा बना, सोमेश्वर चौहान राजा बना। सोमेश्वर के 2 बेटे थे। सोमेश्वर के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे। एक का नाम था पृथ्वीराज तृतीय, एक का नाम था पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और दूसरे का नाम था हरिराज। हरिराज, एक का नाम था पृथ्वीराज तृतीय और दूसरे का नाम था हरिराज। ये हरिराज थे। पृथ्वीराज द्वितीय को यहां ले आते हैं। देखो, पृथ्वीराज द्वितीय के 2 बेटे थे, सोमेश्वर चौहान। और पृथ्वीराज द्वितीय निसंतान मृत्यु हो गई तो सोमेश्वर चौहान राजा बना। सोमेश्वर ये अन्ना जी का बेटा था, यानी पृथ्वीराज द्वितीय का चचेरा भाई था। अपरागंग्य की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज द्वितीय बना। पृथ्वीराज द्वितीय के कोई संतान नहीं थी तो सोमेश्वर आया और सोमेश्वर बन गया। अब देखो, सोमेश्वर की जब मृत्यु हुई तब राजा कौन बना? पृथ्वीराज तृतीय बना। अब पृथ्वीराज तृतीय जब राजा बना तब अपरागंग्य का छोटा भाई, जब अपरागंग्य की हत्या पृथ्वीराज द्वितीय ने की थी, अपरागंग्य की हत्या, बीसलदेव के राजा अपरागंग्य की हत्या पृथ्वीराज द्वितीय जो इनका चाचा था उसने कर दी। और पृथ्वीराज द्वितीय जब राजा बना तब नागार्जुन एक छोटा बालक था, एक बच्चा था नागार्जुन, और राजा बनने लायक नहीं था। अब पृथ्वीराज द्वितीय की जब निसंतान मृत्यु हुई तो सोमेश्वर राजा बना, और सोमेश्वर की मृत्यु हुई तो पृथ्वीराज तृतीय चौहान राजा बना। तब नागार्जुन ने कहा, अब मैं राजा बनने लायक हो गया हूं। अपरागंग्य के बाद
पृथ्वीराजदित्य राजा नहीं बनना चाहिए, मेरा हक था, लेकिन मैं बालक था और पृथ्वीराजदित्य ने मेरे भाई अपरागंगे की हत्या कर दी। तो मैं स्वाभाविक रूप से, नागार्जुन ने कहा कि सोमेश्वर के बाद पृथ्वीराज तर्त्य की जगह राजा मुझे बनना चाहिए। अब पृथ्वीराज तर्त्य और नागार्जुन के बीच में सतीश का आंकड़ा पैदा हो गया, दोनों के बीच में लड़ाई जग गई। तो अब देखो, प्रारंभिक कठिनाइयों के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि प्रारंभिक क्या क्या कठिनाइयां नागार्जुन ने पैदा की, ये भी हम पढ़ेंगे। अब देखो, थोड़ा इनका पृथ्वीराज तर्त्य के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताते हैं कि जब हमने ये बताया कि जो अनादि थे, अनादि जिसे अन्नोराज कहते हैं, अन्नोराज कहते हैं, अनादि या अन्नोराज। अन्नोराज के हमने ये बताया कि एक तो कांचन देवी थी, कांचन देवी ये कौन थी? ये चालुक्य थी, सिद्धराज जयसिंह की बेटी थी, चालुक्य थी। और एक थी योध्या राजकुमारी, योध्या राजकुमारी, योध्या राजकुमारी। हमारे राजस्थान का उत्तरी भाग कभी महाभारत काल में योध्या के अधीन था और उनकी पुत्री थी सुधवा, सुधवा, ये हमने पढ़ा, सुधवा। इस सुधवा के हमने अभी 3 बेटों का जिक्र किया, एक का नाम जग्गादेव, जग्गादेव, दूसरे का नाम हमने पढ़ा बीसलदेव। क्यों बता रहा हूं, उसका भी कारण बताता हूं, बीसलदेव। और तीसरा था देवदत्त, देवदत्त। अब कांचन देवी का एक ही पुत्र था, सोमेश्वर, ये हमने बताया, सोमेश्वर। अब देखो, जग्गादेव ने क्या किया कि अन्ना जी को टपटा दिया, अपने पिता को मार दिया, अपने पिता की हत्या कर दी जग्गादेव ने, जग्गादेव ने हत्या कर दी। तब सोमेश्वर बालक था, एक छोटा नन्हा बालक था और ये चालुक्यों का भाणेज था, चालुक्यों का भाणेज था। चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज का दोहिता था। किसका था उस समय? सिद्धराज जयसिंह, जयसिंह, सिद्धराज जयसिंह, सिद्धराज जयसिंह का ये दोहिता था, सिद्धराज जयसिंह का दोहिता था। सिद्धराज जयसिंह की बेटी थी कांचन देवी और इस कांचन देवी का विवाह अन्ना जी के साथ में हुआ था। तो जब जग्गादेव ने अन्ना जी की हत्या कर दी तो सामंतों ने बीसलदेव को राजा बना दिया। सामंतों ने कहा कि इस पितृहंता को राजा नहीं बनाएंगे। तो सोमेश्वर उस समय बालक था और सोमेश्वर की मृत्यु भी सरदारों को, सामंतों को और जागीरदारों को नजर आने लग गई कि अभी अगली बारी सोमेश्वर की है। तो सोमेश्वर उस समय बालक था। अब क्या किया कि सोमेश्वर, इसकी मां कांचन देवी सोमेश्वर को लेकर के कहां आ गई? गुजरात आ गई। और गुजरात कहां रही? ये चालुक्य नरेशों के अधीन रही, चालुक्य नरेश के अधीन रही। और उनका लालन पालन, सोमेश्वर का लालन पालन चालुक्य अपने ननियाल में हुआ और उनका विवाह भी ननियाल में हुआ। तब सोमेश्वर के 1166 ईस्वी के अंदर एक बेटा पैदा हुआ और वो इन्हीं गुजरात के अंदर एक स्थान पड़ता अनिल पाटन, पालनपुर के पास अनिल पाटन। अनिल पाटन इस सोमेश्वर का बेटा पैदा हुआ 1166 में और नाम रखा गया पृथ्वीराज तर्त्य, पृथ्वीराज तर्त्य। और दूसरा बेटा हुआ, उसका नाम रखा गया हरिराज, पृथ्वीराज तर्त्य और हरिराज। इसलिए पृथ्वीराज तर्त्य का जन्म अनिल पाटन में 1166 में हुआ, 1166 में हुआ। जब बीसलदेव की मृत्यु हो गई तो अपरागंगे राजा बना। बीसलदेव की मृत्यु पे राजा कौन बना? अपरागंगे राजा बना, अपरागंगे राजा बना, अपरागंगे राजा बना। अपरागंगे ये 2 भाई थे, बीसलदेव के 2 बेटे थे, नागार्जुन और अपरागंगे। अपरागंगे को मार करके बीसलदेव का चचेरा भाई और अपरागंगे का चाचा पृथ्वीराजदित्य जब राजा बना और पृथ्वीराजदित्य की निसंतान मृत्यु हो गई, तब अजमेर के चौहानों ने कहा कि सिद्धराज जयसिंह के दोहिते को, कांचन देवी के बेटे और अन्ना जी के बेटे सोमेश्वर को बुलाया जाए और राजा बना दिया। किसको ला करके? सोमेश्वर को। किसके बाद में?
पृथ्वीराज के बाद में सोमेश्वर को राजा बना दिया। अब सोमेश्वर यहां आ गए और सोमेश्वर शाकंभरी और कहां रहने लगे? अजमेर में रहने लगे सोमेश्वर। जब अजमेर में रहते हुए 1177 में इनकी मृत्यु हो गई। अब देखो, पृथ्वीराज का जन्म अनिल पाटन में कब होता है? 1167 में होता है। यानी जब इनकी मृत्यु हुई तब पृथ्वीराज केवल 11 वर्ष का था। कितने वर्ष का था? केवल 11 वर्ष का था। अब देखिए आगे अपन एक बाई स्टेप पढ़ते हैं। अब 11 वर्ष का बालक शाकंभरी चौहानों का राजा बन गया और इधर नागार्जुन कहता था कि स्वाभाविक रूप से अजमेर की गद्दी पर मेरा अधिकार है। प्रारंभिक कठिनाइयां जो इसने पैदा की वो बड़ी ही विकराल रूप धारण कर चुकी थी और कभी भी पृथ्वीराज चौहान तरते की जान ले सकता था नागार्जुन, क्योंकि वो स्वाभाविक रूप से अपरागंगे के बाद पृथ्वीराज द्वितीय जब राजा बना तो ये मानता था कि पृथ्वीराज द्वितीय का हक नहीं है। लेकिन पृथ्वीराज द्वितीय के बाद में भी राजा किसको बना दिया गया? सोमेश्वर को बना दिया गया, जबकि बनना कौन चाहिए? नागार्जुन बनना चाहिए। तो वो कहने लगा कि इस पे मेरा स्वाभाविक रूप से हक है। तब बात आती है कि सोमेश्वर के जो रानी थी कर्पूरी देवी, ये कर्पूरी देवी की संतान था, कर्पूरी देवी। अब कर्पूरी देवी को इतिहास के अंदर अलग अलग उदाहरण मिलते हैं। कुछ लोग उसे कलचुरी की राजकुमारी अचल की बेटी मानते हैं। किसको? कर्पूरी देवी को कलचुरी नरेश अचल की बेटी मानते हैं। कुछ इतिहास के स्रोत यह कहते हैं कि यह हमारा राजस्थान, कुछ इतिहास के स्रोत कहते हैं कि बीसल देव ने दिल्ली के तोमरों को हरा दिया था और तोमर राजा था अनंगपाल। तोमर राजा था अनंगपाल। इस अनंगपाल तोमर को हरा करके अपने बेटे सोमेश्वर के लिए उसकी बेटी अनंगपाल की बेटी कांचन देवी का विवाह करवाया। विग्रहराज ने, सोमेश्वर ने, कहते हैं कि इसी अनंगपाल तोमर की कर्पूरी देवी का विवाह करवाया और ये कर्पूरी देवी आगे जाकर के क्या कहलाती है? सोमेश्वर की पत्नी और हमारे पृथ्वीराज तृतीय की माता। पृथ्वीराज तृतीय की माता। उधर थोड़ा गड़बड़ हो गया बोलने में, सुधार लेना कि बीसल देव ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तो बीसल देव ने अपने बेटे यानी कांचन देवी के पुत्र सोमेश्वर की शादी इसी अनंगपाल तोमर की बेटी कर्पूरी देवी से कराया। मैं ये कहना चाहता था, कुछ बोलने में हो सकता गड़बड़ हो, लेकिन कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि ये अनंगपाल तोमर की पुत्री नहीं थी कर्पूरी देवी, ये कर्पूरी देवी कलचुरी नरेश अचल की पुत्री थी। जो भी है, लेकिन इतिहास में कुछ न कुछ सच्चाइयां कहीं ना कहीं इतिहास को मानना पड़ेगा। तो पृथ्वीराज तृतीय, अब देखो कर्पूरी देवी की संतान पृथ्वीराज तृतीय राजा बना। उस समय सोमेश्वर की मृत्यु हुई थी 1167 में और ये जन्मे थे 1167 में। पृथ्वीराज तृतीय के जन्म कब हुआ? 1167 में। और सोमेश्वर की मृत्यु कब हुई? 1177 में। उस समय केवल 11 वर्ष का था। इस 11 वर्ष के नन्हे बालक को राजगद्दी पे देख करके सरदारों का, सामंतों का और रजवाड़ों के धनियों का, मालिकों का, जो आज तक शासन करते आए, उनका खून खौल उठा और उन्होंने खूब सारी ऐसी योजनाएं बनाई कि इन्हें मार दिया जाए। नागार्जुन तो पहले ही वो सांप की भांति अपना फन फैला के बैठा था कि कब मेरे जकड़न में आए और कब मेरे पास में आए, मैं नाग की भांति इसे नाग पास में जकड़ दूं। लेकिन एक व्यक्ति था पृथ्वीराज चौहान तृतीय का और कर्पूरी देवी को साथ देने के लिए एक व्यक्ति था भुवनमल। भुवनमल ये इसका सेना अध्यक्ष था। सेना अध्यक्ष था। सेना अध्यक्ष ने जिस प्रकार रामायण के अंदर एक जिक्र आता है कि गरुड़ ने भगवान श्री राम और लक्ष्मण को गरुड़ ने मेघनाथ के नागपाश से बचाया था, इसी प्रकार इस नागार्जुन के फन से, जहरीले फन से, नागार्जुन की जकड़न से यदि किसी व्यक्ति ने बचाया तो वो उसका सेनाध्यक्ष था भुवनमल। और एक व्यक्ति इसका प्रधानमंत्री था
जिसे इतिहास कदमवास कहता है। इस कदमवास का नाम कैलाश भी मिलता है, इस कदमवास का नाम केमास भी मिलता है, केमास भी मिलता है। तो इस प्रकार कदमवास और भुवनमल की सहायता से कर्पूरी देवी ने 1177 से 1178 तक 1 वर्ष तक शासन किया, 1 वर्ष तक शासन किया। इतिहास के अंदर कर्पूरी देवी की वही भूमिका है जो जीजाबाई की शिवाजी के जीवन में भूमिका है। जीजाबाई ने कूट कूट करके जो गुण भरे, वही कर्पूरी देवी ने कूट कूट के गुण भरे। इतिहास के अंदर ये 1 साल हिंदू शासिका के रूप में शासन किया, तो प्रथम हिंदू सम्राट, यहां शासिका, यहां राजा अपन कर्पूरी देवी को कह सकते हैं। जब इंडिया लेवल पे बात आती है, भारत लेवल पे बात आती है, तो रजिया सुल्तान हिंदुस्तान के प्रथम सुल्तान कहलाती है। ऐसे ही हिंदू सम्राट के रूप में यदि कह दिया जाए तो कर्पूरी देवी का नाम भी हिंदू यदि इंगित करते हुए आए तो कर्पूरी देवी का राज कहलाता है। इतिहास के अंदर हमने अभी बताया कि जिस प्रकार मुगल प्रशासन अकबर के नन्हे बालक होने पर उनकी दाई मां के हाथों रहा था, इसलिए वो शासन पेटीकोट शासन कहलाया था, और हिंदुओं में ये भी एक पेटीकोट शासन था। लेकिन कदमवास और भुवनमल ने पग पग पर पे कर्पूरी देवी का साथ दिया, कर्पूरी देवी का साथ दिया, इसलिए पृथ्वीराज तृतीय जब योग्य हुआ तो 1 साल बाद में 1177 में सोमेश्वर की मृत्यु हुई इसके पिताश्री की, और 1178 में 1 साल बाद में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बागडोर हाथ में ली, क्योंकि अब यह संपूर्ण रूप से बागडोर हाथ में ले चुका था और कर्पूरी देवी ने इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रखी थी। अब देखो प्रारंभिक जीवन की जब कठिनाइयां आए तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय चारों तरफ से कैसे घिरे हुए थे वो मैं बताता हूं आपको। यह हमारा राजस्थान था, यहां हमने शाकंभरी का चौहान साम्राज्य बताया, राजस्थान के अंदर ये शाकंभरी और अजमेर, शाकंभरी अजमेर चौहान साम्राज्य अपन कह सकते हैं। देखो इधर इनका जो शासन था वो थानेश्वर था, थानेश्वर हरियाणा के अंदर पड़ता है, ये हर्षवर्धन की राजधानी भी रहा है। उत्तर में नॉर्थ में इनका प्रशासन थानेश्वर तक था, थानेश्वर से, और इधर जो इनका शासन था वो था जाजपुर, आज भीलवाड़ा में पड़ता है, ये जाजपुर का भाग था, जाजपुर तक था। यानी आगे इधर जो शासन था वो था चंदेल, और चंदेलों में राजा कौन था? चंदेलों में राजा था परमार्दी देव, चंदेलों का राजा था परमार्दी देव। चंदेलों में जो खजुराहो मंदिर बने और खजुराहो मंदिर विश्व हेरिटेज में शामिल किए गए हैं, वो चंदेलों ने बनाए थे। अब उन्हीं के वंश में उस समय पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन राजा था परमार्दी देव। इधर थे वो चालुक्य थे, इधर राजा थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय के समय चालुक्य थे, और चालुक्य में कौन था? भीमदेव, भीमदित्य थे। इधर तुर्की आक्रमण प्रारंभ हो गया था, तुर्कों का आक्रमण प्रारंभ हो गया था, यानी मुसलमान आक्रमण कर रहे थे, मुसलमान आक्रमण कर रहे थे। गुर्जर प्रतिहारों को छोड़ दिया जाए तो जिस प्रकार मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए चीन ने अपने उत्तरी भाग में चीन की दीवार बनाई, जो उपग्रह से देखी जा सकती है, जो अंतरिक्ष से देखी जा सकती है और विश्व की सबसे लंबी दीवार है, और उन मंगोलों को बचने में चीन की सहायता की, चीन की दीवार ने। ऐसे ही भारत में सर्वप्रथम जब मुस्लिम आक्रमण हुए, विदेशी आक्रांताओं के मलेच्चों के आक्रमण हुए, तब दीवार का जो कार्य किया, हिंदुस्तान के लिए जो दीवार का कार्य किया, वो निस्संदेह चौहान वंश ने किया। चौहान के जितने राजा हुए बार बार पश्चिम की तरफ झांकते रहे और पश्चिम की तरफ उन मलेच्चों से, मुस्लिम आक्रमणकारियों से, तुर्कों से, गजनी के आक्रमणकारियों से हमेशा लड़ते रहे और उन्हें पंजाब सिंध तक रोके रखा। लेकिन फिर भी गोरी हिंदुस्तान के दिल्ली पर आ थमका। उसकी कहानी भी हम आगे पढ़ेंगे। इधर परमर्दी देवता, इधर चालुक्य भीम देवता, इधर मुस्लिम आक्रमण थे, और इधर जो थे वो भंडानक थे, भंडानक इधर थे जो वो भंडानक थे, इधर थे वो गेड़वाल थे। इधर कौन थे? गेड़वाल थे, इधर गेड़वाल थे। और गेड़वाल में कौन थे? जयचंद था,
गेटवाल में जयचंद था। भंडानक के बीच में जो गुड़गांव वाला भाग है, इधर कब्जा कर रखा था नागार्जुन ने। नागार्जुन हमने पढ़ा कि अपरागंगे और नागार्जुन बीसलदेव की दो संतान है। अपरागंगे को मार करके पृथ्वीराज द्वितीय राजा बन गया। पृथ्वीराज द्वितीय की निसंतान मृत्यु हुई तो पृथ्वीराज तृतीय का पिता सोमेश्वर राजगद्दी पे बैठा। तब अपरागंगे की मौत के घाट उतार करके पृथ्वीराज द्वितीय राजा बना था। तब नागार्जुन उस समय से दिमाग में ये लेकर के बैठा था कि अपरागंगे के बाद बीसलदेव मेरे पिता के बाद अपरागंगे राजा बना, ठीक है, लेकिन अपरागंगे की जब मौत पृथ्वीराज द्वितीय ने की तो पृथ्वीराज द्वितीय राजा नहीं रह सकता। राजा नागार्जुन अपने को स्वाभाविक मानता था, इसलिए नागार्जुन ने जब सोमेश्वर की मृत्यु हो गई तब नागार्जुन ने सोचा कि पृथ्वीराज तृतीय राजा क्यों बने, तो उधर नागार्जुन खार खाए बैठा था। इधर जो हमारा शासन था वो था परमारों का। उस समय परमार थे और परमार में धारावर्ष था। डॉक्टर दशरथ शर्मा द अर्ली चौहान डायनेस्टी पुस्तक के अंदर यहाँ परमारों का धारावर्ष शासन बताते हैं। यहाँ जो शासन था वो नाडोल चौहानों का था, यहाँ नाडोल चौहानों का था। अब देखो ये नाडोल के चौहान और परमार, आबू के परमार, यहाँ सिरोही जो आबू पड़ता है, आबू के परमार और नाडोल के चौहान ये चालुक्यों के सामंत थे। इधर चंदेल नरेश थे, इधर गेडवाल थे, इधर नागार्जुन गुड़गांव पर आक्रमण कर चुका था। थानेश्वर तक यानी गुड़गांव के बराबर वाला भाग तक चौहानों का साम्राज्य था। इधर भंडानक थे, भंडानक जो सतलज नदी बहती है, स्कंद पुराण में इनका उदाहरण मिलता है। स्कंद पुराण ये कहता है कि ये भंडानक थे और ये पश्चिम से आए थे और ये भंडानक धीरे धीरे इधर अपना कब्जा जमाना चाहते थे। यहां हमारे पड़ता है यूपी के अंदर मथुरा, यूपी का जिला है मथुरा, भगवान श्री कृष्ण मथुरा वृंदावन, और एक यहाँ जिला पड़ता अलवर और दूसरा पड़ता भरतपुर। ये भरतपुर और अलवर यमुना नदी के किनारे वाले भाग है और उपजाऊ क्षेत्र है। तो भंडानक चाहते थे कि ये जो सस्य श्यामला वाला भाग है इस पे हमारा कब्जा हो जाए और आय के साधन हो जाएं और हम दिल्ली के करीब पहुंच जाएं। तो इस प्रकार भंडानक यहाँ आक्रमण करना चाहते थे। तो ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के प्रारंभिक जो स्थिति थी वो ऐसे थी। तो अब देखो हम प्रारंभिक कठिनाइयों में पढ़ेंगे और प्रारंभिक इसकी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रारंभिक कठिनाइयां दो तरह की थी। प्रारंभिक कठिनाइयां पृथ्वीराज तृतीय के दो थी। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में इनकी प्रारंभिक कठिनाइयां दो तरह की थी। एक जो प्रारंभिक कठिनाई थी वो थी आंतरिक कठिनाइयां थी, और एक प्रारंभिक जो कठिनाइयां थी वो थी बाह्य कठिनाइयां। कौन सी कठिनाइयां थी? बाह्य कठिनाइयां। एक 11 वर्ष का बालक पृथ्वीराज चौहान तृतीय शाकंभरी चौहानों का राजा बना और उसके सामने जो समस्या थी वो शेर की भांति मुंह फाड़े खड़ी थी, अजगर की भांति, ड्रैगन की भांति मुंह फाड़े खड़ी थी, लेकिन अपने साहस, अदम्य बलिदान, शूरवीरता के बल पे उसने आंतरिक और बाह्य दोनों कठिनाइयों पे विजय प्राप्त की। आंतरिक कठिनाइयां जो थी वो रजवाड़े के अंदर थी और उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी वो नागार्जुन की थी। तो आंतरिक कठिनाइयों में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि उसने नागार्जुन का दमन कैसे किया, ये पढ़ते हैं। अब देखो प्रारंभिक जो उपलब्धियां थी उसकी, उसमें नागार्जुन, हमने ये पढ़ा कि पृथ्वीराज तृतीय का दो व्यक्ति थे जिसने पृथ्वीराज तृतीय की मां कर्पूरी देवी को बहुत मदद की थी। कर्पूरी देवी को दो मदद की थी। एक व्यक्ति था भुवनमल और एक व्यक्ति था कदमवास। भुवनमल और कदमवास सेनाध्यक्ष और प्रधानमंत्री के रूप में दोनों की भयंकर और बहुत ही, भुवनमल की सेनाध्यक्ष के रूप में भूमिका रही है। जब पृथ्वीराज तृतीय के समय नागार्जुन ने दौड़ करके गुड़गांव पर आक्रमण कर दिया। कहां कर दिया? गुड़गांव पर, और गुड़गांव को हथिया लिया। इस नागार्जुन ने गुड़गांव को हथिया लिया। तब
पृथ्वीराज तृतीय ने शाकंभरी अजमेर से सेना भेजी, और वो जो सेना भेजी वो उसने भेजी कदमवास के नेतृत्व में। कदमवास को कहा जा और नागार्जुन का दमन कर। तो कदमवास गया और 1178 में ये सर्वाधिक, देखो 1177 में सोमेश्वर की मृत्यु होती है, 1177 में सोमेश्वर की मृत्यु होती है पृथ्वीराज तृतीय के पिता की। 1166 में पृथ्वीराज तृतीय जन्मता है, 77 में सोमेश्वर की मृत्यु होती है, उसमें 11 वर्ष का पृथ्वीराज तृतीय है। और 1178 में नागार्जुन ने पहली समस्या खड़ी की। कब की? 1178 में। और क्या किया उसने? गुड़गांव पर आक्रमण कर दिया और गुड़गांव को हथिया लिया। तब कदमवास के नेतृत्व में पृथ्वीराज तृतीय ने गुड़गांव पर आक्रमण किया और कदमवास के नेतृत्व में गुड़गांव को कदमवास ने जीत लिया। 1178 में जीत करके नागार्जुन है वो वहां से भाग गया और कहते हैं कि उसका कोई अता पता नहीं रहा, कहीं किसी राजा के यहां सामंत रहने लग गया होगा। पृथ्वीराज तृतीय ने नागार्जुन के परिवार को वहां से उठाया और शाकंभरी चौहान ला करके शिफ्ट कर दिया और जिन्होंने विरोध किया उनको मौत के घाट उतार दिया। इस प्रकार प्रारंभिक कठिनाइयों में उसने नागार्जुन का सर्वप्रथम अंत किया। अब देखो दूसरा उनका जो आक्रमण था वो 78 के बाद में 79, 80, 81 और 82 उसने जो आक्रमण किया वो किया भंडानकों पे। किस पे किया? भंडानकों पे। ये भंडानक थे और भंडानक सतलज नदी के क्षेत्र में रहते थे और ये एक विदेशी जाति थी। हमारे 18 पुराणों में से एक पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में उल्लेख आता है कि भंडानक एक परदेशी विदेशी जाति थी और ये सतलज के मैदान में रहते थे और हरे भरे क्षेत्रों पे उन्होंने भंडानकों ने कब्जा कर लिया। तो पृथ्वीराज तृतीय का दूसरा जो मैटर है वो है भंडानकों पे कब्जा। पृथ्वीराज तृतीय चौहान, पृथ्वीराज चौहान तृतीय होता है। तो हम यहां बताते हैं कि ये हमारा राजस्थान। और देखो बात क्या थी कि हम बात कर रहे थे भंडानकों पे आक्रमण किया 1182 में। ये भंडानक क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि अलवर हमारे कब्जे रहे, भरतपुर हमारे कब्जे रहे और मथुरा हमारे कब्जे रहे। भंडानक ये चाहते थे और ये तीनों के हम हथिया लें और इन पे कब्जा हो जाए। तब भंडानकों ने ऐसा सोचा कि पृथ्वीराज तृतीय को हराने में और हमारी आर्थिक मदद इस अलवर, भरतपुर और मथुरा पे कब्जे की करने से हमें आर्थिक मदद मिलेगी। और पृथ्वीराज तृतीय इधर अजमेर बैठा था। पृथ्वीराज तृतीय ने इनका भी 1182 में अंत किया और वो जो अंत किया उसने भंडानकों के अंत के लिए इतना भयंकर अंत किया कि एक जिनपत सूरी है, जिनपत सूरी ने उसका वर्णन करते हुए कविता के अंदर बड़े सुंदर ढंग से वर्णन किया है कि भंडानकों को इस प्रकार मार भगाया कि वापस उन्होंने भारत की तरफ देखा भी नहीं और सतलज पार उनको खदेड़ दिया। जब उन्होंने भंडानकों को इस प्रकार हरा दिया, भंडानकों का दमन कर दिया, तब जिनपत सूरी कहते हैं कि उसके दिमाग में एक ही बात आई कि अब मुझे भंडानकों का जब दमन हो गया तब मुझे दिग्विजय की नीति अपनानी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दिमाग में आया कि भंडानकों को हरा दिया तो उसके दिमाग में क्या आई? दिग्विजय की नीति। अब जब इधर ये भंडानकों का राज था और इधर चंदेलों का राज था, चंदेलों का शासन था। जब चंदेलों का शासन यहां था तो भंडानक हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सीधी सीमा किससे टकराई? चंदेलों से टकराई। अब इधर पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने दिग्विजय की नीति यानी संपूर्ण क्षेत्र को जीतने की नीति अपनाई और दिग्विजय की नीति के तहत उसका साम्राज्य चंदेलों से जा मिला। एक बार की बात है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के कुछ सैनिक सामोता से युद्ध करके यहां पड़ती है दिल्ली, युद्ध करके दिल्ली लौट रहे थे। सामोता से दिल्ली लौट रहे थे। जब ये दिल्ली लौट रहे थे तो चंदेलों के प्रशासन में उस समय चंदेलों का राजा था परमार्दी देव। इसे परमर्दी देव भी
कहीं कहीं लिखा था परमार्दी देव। परमार्दी देव ने पृथ्वीराज चौहान के सैनिकों को मरवा दिया। क्या किया? घायल सैनिकों को मरवा दिया। घायल सैनिकों को मरवा दिया। घायल सैनिकों को मरवा दिया। जब ये बात सैनिक दिल्ली पहुंचे तो पृथ्वीराज चौहान तरते के कानों तक पहुंची। पृथ्वीराज चौहान तरते ने एक बहुत बड़ी सेना ली और चंदेलों की तरफ कूच किया। और उस समय चंदेलों का राजा था परमार्दी देव। अब परमार्दी देव की पैंट गीली हो गई, परमार्दी देव की हालत खराब हो गई। परमार्दी देव की हालत इसलिए खराब हो गई कि परमार्दी देव उस समय, मैंने यहां उस समय बताया कि यहां गेड़वाल शासन थे। पृथ्वीराज चौहान तरते की एक सीमा गेड़वालों से लगती थी और गेड़वालों का राजा था जयचंद। जयचंद, ये जयचंद था। वैसे जयचंद पृथ्वीराज चौहान तरते का मौसेरा भाई भी लगता था, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान तरते के जो अनंगपाल तोमर था, अनंगपाल तोमर की पुत्री थी कर्पूरी देवी। अनंगपाल तोमर की पुत्री थी कर्पूरी देवी। कर्पूरी देवी अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। तो ये कर्पूरी देवी अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। और जयचंद की जो मां थी, जयचंद की मां भी अनंगपाल तोमर की पुत्री थी, ऐसा इतिहास कहता है। लेकिन जयचंद और पृथ्वीराज चौहान तरते के कभी आपस में बनी नहीं। अब हम कहानी ये बता रहे थे कि सामोता से कुछ पृथ्वीराज चौहान तरते के सैनिक युद्ध करके जब दिल्ली की तरफ लौट रहे थे, तब परमार्दी देव चंदेल ने पृथ्वीराज चौहान तरते के सैनिकों को मरवा दिया। तब पृथ्वीराज चौहान तरते को गुस्सा आया, और गुस्सा आना स्वाभाविक था। जब सामोता से युद्ध करके दिल्ली की तरफ जा रहे थे, परमार्दी देव ने अंगुली की क्यों? जब परमार्दी देव ने अंगुली कर दी तो पृथ्वीराज चौहान कौन सा कम था? पृथ्वीराज चौहान ने एक बड़ी सेना ली और इधर चंदेलों की तरफ कूच किया। अब देखो चंदेल कहां कहां थे? चंदेल बुंदेलखंड, जो आज हमारा यूपी का क्षेत्र पड़ता है, और आधा एमपी का पड़ता है। ये जो संयुक्त क्षेत्र है, ये चंदेलों का क्षेत्र कहलाता था उस समय। अभी तक देखो मैंने क्या पढ़ाया आपको। मैंने अभी तक बताया कि यहां गुड़गांव पड़ता है और नागार्जुन को हराया पृथ्वीराज चौहान तरते ने। यहां अपन शाकंभरी अजमेर का चौहान पृथ्वीराज तरते बता सकते हैं। पृथ्वीराज तरते चौहान शासक। पृथ्वीराज चौहान तरते ने नागार्जुन को हराया। पृथ्वीराज चौहान तरते ने सतलुज प्रदेश के भंडानकों को हराया। ये हराया इसने 1178 में। भंडानन को हराया 1182 में। जब नागार्जुन को हरा दिया, इस भंडानकों की सीमा यहां मथुरा तक अपने बात कही थी। इधर जयचंद गेड़वाल था। इधर कौन था? जयचंद गेड़वाल था। इधर जयचंद गेड़वाल था। इधर हमने अभी बताया परमार्दी देव। ये कौन था? ये चंदेल था। अभी हमने कहानी बताई कि सामोता के अंदर युद्ध करके सैनिक दिल्ली लौट रहे थे पृथ्वीराज चौहान तरते के। ये दिल्ली लौट रहे थे, पृथ्वीराज चौहान तरते के सैनिक दिल्ली लौट रहे थे। तब परमार्दी देव ने अंगुली की और पृथ्वीराज चौहान तरते के सैनिकों को मरवा दिया। तब पृथ्वीराज चौहान तरते बड़ी सेना लेकर परमार्दी देव चंदेल पे आक्रमण किया। अब देखो बड़ी रोचक कहानी है कि परमार्दी देव के दो सैनिक थे। एक का नाम था आला और दूसरे का नाम था उदल। ये दो सैनिक थे और ये किसी बात से नाराज हो गए, और नाराज होकर के ये कहां चले गए? जयचंद गेड़वाल के यहां चले गए। परमार्दी देव से नाराज होकर के आला और उदल जयचंद गेड़वाल के यहां, और जयचंद गेड़वाल का साम्राज्य कहां था? उसकी राजधानी थी कनौज चले गए। अब जब पृथ्वीराज चौहान परमार्दी देव चंदेल पर आक्रमण किया, तब परमार्दी देव की हालत खराब हो गई। और हालत इसलिए खराब हो गई कि एक स्थान पड़ता है कि पृथ्वीराज चौहान चला और नरानैन तक आकर के अपनी सेना का पड़ाव डाला। नरानैन तक जब पड़ाव डाला तो परमार्दी देव चंदेल आला और उदल की मां के पास गया, और मां के पास जाकर के उसने विनती की कि आला और उदल की तू मां है, और उनकी मां होने के नाते वो मेरे सैनिक है, तू मेरी भी मां है। और मैं आज एक मां से एक निवेदन करने आया हूं कि महोगब के साम्राज्य के ऊपर
जेजाज भुक्ति के साम्राज्य के ऊपर, चंदेलों के राज्य के ऊपर, बुंदेलखंड के ऊपर शाकंभरी चौहान के राजा पृथ्वीराज चौहान तरते ने आक्रमण कर दिया है और आला और उदल मेरे से नाराज होकर के जयचंद गेड़वाल के यहां चले गए हैं। इसलिए मेरी मां से निवेदन है कि इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने कोख से जन्मे हुए आला और उदल को बुलाएं और आला और उदल को बुला करके इस मातृभूमि की रक्षा करवाएं। मां तुझे इस मातृभूमि की सौगंध है, मां तुझे इस मातृभूमि की कसम है। कहते हैं कि मां बड़ी भावुक हो गई और मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने बेटों के पास में, आला और उदल के पास में संदेश भिजवाया कि मातृभूमि की इज्जत लूटी जाएगी, तुम ये मान लेना कि मेरी इज्जत लूटी गई है और तुम जो भी खट्टा मीठा तुम्हारा व्यवहार पारमर्दी देव के साथ में हो चुका है, तुम जल्दी से कनौज से लौट आओ और मातृभूमि की रक्षा करके इस मां का मान बढ़ाओ। इस मां खूब, इस मातृभूमि की माओं की कोख उजड़ जाएगी। और बेटे आओ, पुत्रों आओ और पारमर्दी देव के जो गुस्ताखियां हैं उसको माफ करो और मातृभूमि के लिए कुछ त्याग करो। तब आला और उदल माने। आला और उदल माने। उस समय पृथ्वीराज चौहान तरते को ऐसा पता ही नहीं था कि ऐसा भयंकर युद्ध हो सकता है, क्योंकि उसने ये सोचा कि परमर्दी देव के दो सैनिक लड़ने वाले सेनापति आला और उदल वो तो कनौज के जयचंद गेड़वाल के पास जा चुके हैं और मैं आसानी से, उस समय परमर्दी देव की राजधानी थी माओबा, मैं माओबा पे आक्रमण करूंगा और माओबा का जीत लूंगा। ये माओबा जेजाग भुक्ति भूगोल के अनुसार बुंदेलखंड ये वही बुंदेलखंड है जो मध्य प्रदेश, यहां हमारा जो मध्य प्रदेश इधर पड़ता है मध्य प्रदेश और इधर पड़ता है यूपी। मध्य प्रदेश और यूपी का कॉमन क्षेत्र है, उससे बुंदेलखंड कहते हैं। 1857 की क्रांति में झांसी की रानी के बारे में हम एक कविता सुनते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान ने सुनाई थी कि बुंदले अरबलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो झांसी का जो क्षेत्र था वो बुंदेलखंड था। बुंदेलखंड जेजाग भुक्ति और मऊबा पे परमार्दी देव चंदेलों का शासन था और उसने पृथ्वीराज चौहान ने सोचा कि मऊबा और जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड पे जाकर के आक्रमण कर दूंगा, लेकिन हुआ उल्टा क्योंकि परमर्दी देव है वो आला उदल की मां के पास में जाकर के मातृभूमि की भीख के लिए आला उदल की को अपनी भीख के रूप में मांग लिया। जब मां का संदेश आला और उदल को कनौज के दरबार में, जयचंद के गेड़वल के दरबार में पहुंचा तो आला और उदल वहां से आए और कहते हैं कि यहां एक क्षेत्र पड़ता है, स्थान है तुमुल। अब देखो तुमुल और तुमुल का युद्ध हुआ। तुमुल का युद्ध हुआ तब जयचंद गेड़वाल साथ सेना लेकर के आया, इधर परमर्दी देव सेना लेकर के आया और इधर पृथ्वीराज की सेना पड़ी थी। जो पृथ्वीराज तरती की जो सेना थी वो एक स्थान पड़ता नरानैन, ये हमने लिखा नरानैन के पास में। इस प्रकार जयचंद, परमर्दी देव और पृथ्वीराज चौहान इन और आला और उदल इनके मध्य एक युद्ध हुआ, तुमुल का युद्ध। आला और उदल इतने लड़े कि पृथ्वीराज चौहान तरते की सेना हारते हारते बची और आला और उदल ने जो पराक्रम बताया मऊबा के लिए, क्योंकि मऊबा उनकी राजधानी थी, चंदेलों की राजधानी मऊबा थी, तब पृथ्वीराज चौहान तरते ने उनकी मां को सम्मान दिया, आला उदल की कोख को सम्मान दिया, उनके आला उदल के व्यक्तित्व को सम्मान दिया। तब मऊबा साम्राज्य के अंदर आज भी उनकी फड़ें गाई जाती है, उनका यशो ज्ञान गाया जाता है, उनका आला खंड का आलो रासो जगनिका, वहां का एक कविता जगनिका, उसने आला रासो लिखा था, जैसे आला खंड कहते हैं। और उसने कहा आला और उदल के बारे में कहा कि 12 वर्ष कुकर जिए 13 वर्ष सियार, 12 वर्ष कुकर जिए 13 वर्ष सियार, वर्ष 18 क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन बेकार। आला उदल के बारे में जगनिक ने आला खंड में आला रासो में लिखा कि 12 वर्ष कुकर जिए। ये जो कुकर है, कुत्ता है, उसकी उम्र 12 साल ही होती है। 12 वर्ष कुकर जिए, 13 वर्ष सियार 13 वर्ष जिएगा, 18 वर्ष क्षत्रिय जिए, बाकी जीवन बेकार है। ऐसे क्षत्रिय थे आला और उदल। आला उदल का आज भी वहां के रजवाड़ों में, मऊबा में गाना गाया जाता है। कहते हैं कि मातृभूमि ने जब पुकार की
तो अलाउद्दल वहां से दौड़े आए जयचंद के दरबार से, और अलाउद्दल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब महोबा पे आक्रमण हुआ तो महोबा की धरती ने पुकारा, मातृभूमि ने पुकारा कि जब तक अला और उदल है तुम्हें कौन पड़ी परवाह, जब तक अला और उदल है तुम्हें कौन पड़ी परवाह। इस प्रकार के गाने खूब आज भी महोबा के जेजाग भुक्ति के बुंदेलखंड क्षेत्रों में, यदि सुभद्रा कुमारी चौहान की जितनी कविता झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए गाई जाती है, उससे ज्यादा महोबा विजय का वर्णन किया जाता है। महोबा पे आके पृथ्वीराज चौहान ने, तरते ने आक्रमण करके उसे जीत ही लिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान तरते के दांत खट्टे आला और उदल ने किए, और उन्हें मुंह की खाते खाते बस थोड़ा सा बाल बाल बचे थे पृथ्वीराज चौहान तरते। इसलिए आला और उदल जो परमर्दी देव के जो सेनापति है, उनकी आज भी यहाँ यशोगाथा, यशोगान गाया जाता है। तो इस प्रकार 1182 में जब भंडानकों पे आक्रमण किया था इस क्षेत्र पे, तो 1182 में यहाँ भी चंदेलों को इसने जीत लिया। अब देखो, चंदेल जीत लिया, नागार्जुन को जीत लिया, भंडानक को जीत लिया, इधर से मुस्लिम आक्रमण हो रहे हैं, और इधर जो क्षेत्र था वो चंदेलों का क्षेत्र था, वो चंदेलों का क्षेत्र था। और चंदेलों में कौन था? भीमदित्य, भीमदित्य राजा था, भीमदित्य था। यहां हमने पढ़ा, यहां कौन था? परमार थे, आबू के परमार कहलाते थे, ये हमने पढ़ा। अच्छा, यहां कौन थे? ये नाडोल के चौहान थे, और नाडोल के चौहान किसके अंडर में थे? चालुक्यों के चौहान के अंडर में थे। नाडोल के चौहान चालुक्यों के अंडर में थे। अब देखो, जब सोमेश्वर जिंदा था तो सोमेश्वर का लालन पालन कहां किया गया था? कुमारपाल के यहां, चालुक्य नरेश कुमारपाल ने किया था। तो कुमारपाल के यहां, क्योंकि सिद्धराज जयसिंह का बेटा था कुमारपाल, कुमारपाल चालुक्य ने अपने भाणेज का, कांचन देवी का बेटा था, और सिद्धराज जयसिंह का बेटा था कुमारपाल, और सिद्धराज जयसिंह की बेटी थी कांचन देवी। तो कांचन देवी के बेटे जब सोमेश्वर का लालन पालन चालुक्यों में किया गया, तो सोमेश्वर के समय चालुक्यों के संबंध अच्छे थे, लेकिन लास्ट में चालुक्यों के संबंध है वो बिगड़ जाते हैं। और वो किसके लिए? जर जोरू और जमीन। आज तक लोग एक कहावत कहते हैं कि जर जोरू और जमीन, इनके लिए झगड़े होते रहे। तो ऐसा ही एक झगड़ा हुआ परमार की राजकुमारी के लिए, और परमार की राजकुमारी के साथ में अंचन कुमारी, इंचन कुमार की जो शादी हुई, उसकी रक्षा के लिए सोमेश्वर आए, यहां मृत्यु हो गई। उसकी कहानी पृथ्वीराज चौहान के साथ में इच्छनी और अच्छन कुमारी परमार राजकुमारी की शादी, संयोगिता संवर, जयचंद गेड़वाल को हराना, ये हम अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में आपको बताएंगे। देखना न भूलें अगला एपिसोड, किस प्रकार संयोगिता से प्रेम विवाह किया, और एक लोहे की मूर्ति में, काठ की मूर्ति में, जिसे वो दिल से चाहती थी। कभी रजवाड़ों की दीवारों पर राजकुमारियां ऐसे मूछे वाले और 56 इंच छाती वाले, और एक योद्धाओं पे 6 फुट लंबे योद्धा को जो राजकुमारियां इच्छनी कुमारी, अच्छनी कुमारी, परमार राजकुमारियां चाहती थी, ऐसे ही गेड़ वालों की संयोगिता जैसी राजकुमारियों से चाहती थी। तो हम अगले एपिसोड में उनकी प्रेम कहानियों के बारे में भी पढ़ेंगे, और किस प्रकार एक घोड़ी युद्ध भूमि में करतब दिखाने लग गई और नाचने लग गई, नाट्यरंबा नाम की घोड़ी, उसके बारे में भी हम अगले एपिसोड में वर्णन करेंगे। मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तराइन के प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध में कैसे उनको मात दिलाई, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और फिर पृथ्वीराज चौहान तरते के जानने के कौन कौन से स्रोत है, किस किस विद्वान ने क्या क्या बात कही है, वो भी हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।